हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों का प्रशासनिक और विधायी सुधार है। यानी कि आज हम ब्रिटिश का जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं 1600 से लेके 1947 तक जितना भी ब्रिटिश का इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं इस सेशन में हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की इस फ्रेश न्यू सेशन में। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम शुरू करते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटिश एरा 1600 टू 1947, इसका मतलब जो अंग्रेजों का काल था वो 1600 से 1947 के बीच रहा। तो इसमें कितने महत्वपूर्ण कानून थे उनके, कितने अधिनियम थे और कैसे वो रेगुलेट करते थे, कैसे अपने इंडिया पे शासन करते थे, हम यहाँ पे सब देखेंगे। तो ये हिस्ट्री के पर्पज से नहीं देखेंगे, ये हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से देखेंगे। हम यहाँ पे हिस्ट्री के पर्पज से नहीं देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से। तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है जिसपे हम चर्चा करेंगे वो हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। इसका मतलब प्रशासनिक और विधायी सुधार जो 1857 के पहले अंग्रेजों का प्रशासनिक और विधायी सुधार था वो कैसा था, उनके क्या क्या कानून थे, उस पर हम चर्चा करेंगे जो बेसिकली 1600 से 1853 के बीच में है। फिर उसके बाद दूसरा हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। इसका ये मतलब है कि अंग्रेजों का जो प्रशासनिक और विधायी सुधार था आफ्टर मतलब 1857 के बाद कैसा था। 1857 के बाद मतलब 1858 से लेके 1947 तक, मतलब 1800 मतलब जो है 1857 की क्रांति के बाद से लेके 1947 तक, मतलब हमारा जो है देश आजाद होने के पहले पहले उनका जो है शासन हमारे इंडिया पर कैसा था और क्या कानून था उनका, किस तरह से वो शासन करते थे, इस पूरे सेशन में हम उनका देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एरा ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857, प्रशासनिक और विधायी सुधार 1857 के पहले अंग्रेजों का जो प्रशासनिक और विधायी सुधार था उसमें हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रॉयल चार्टर 1600, ये रॉयल चार्टर 1600 क्या है। तो ये रॉयल चार्टर 1600 जो है बेसिकली, चार्टर का मतलब जो होता है, ये जो चार्टर है इसका मतलब बेसिकली एक होता है कि घोषणा पत्र। जो कोई भी शासन होता है वहां पे रूलर होते हैं, उनका कोई एक घोषणा पत्र होता है उनके प्रति, मतलब शासन किस तरह से किया जाना चाहिए, अपने सिटीजन के प्रति किस तरह से शासन किया जाना चाहिए, उसमें एक घोषणा पत्र होता है। उसी को 1600 चार्टर ऑफ 1600 रॉयल चार्टर, ये रॉयल का मतलब ये था कि जो वहां के ब्रिटिश के किंग थे, जो क्वीन थे, किंग थे, उनकी तरफ से बनाया गया था, इसलिए इसको रॉयल चार्टर कहा जाता है। तो इसमें यह कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाई सम मर्चेंट्स ऑफ लंदन। मतलब इसका हिंदी में ये होता है कि लंदन के कुछ जो व्यापारी थे उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ। जो पहले तो जो हमारा ब्रिटिश रूल था वो ऐसे ही डायरेक्ट रूल नहीं किए अपनी इंडिया पे, पहले वो इंडिया में जो है एज ए कंपनी आए और उस कंपनी का ही नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था जो कि 1600 में आया। अब यहाँ पे देखिए ऑन 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड अ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर, एक घोषणा पत्र जो है ज्ञान दिया कि टू ट्रेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इनटू ईस्ट इंडीज और पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। मतलब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक घोषणा पत्र ज्ञान किया, ये कह के कि आप जो है 15 साल के लिए व्यापार कर सकते हैं ईस्ट इंडीज में या तो एशिया के कोई पार्ट में और अफ्रीका में। तो उनको कहीं नहीं मिला, वो बस हमारे भारत में चले आए और यहीं से शुरू कर दिए हैं। तो इनका जो हिस्ट्री था, इनका जो हिस्ट्री है वो हम हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, मेडिवल में पढ़ेंगे कि कैसे ये आए और किस तरह से ये जो है फैले। अभी हमको बस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के पर्पज से जानना है और बाकी इसमें कुछ नहीं, बस इतना ही जानिए कि जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कब इनको चार्टर ग्रांट हुआ, तो यही बनता है कि 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, किसने चार्टर ग्रांट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर दिया कि आप 15 साल तक ईस्ट इंडीज और पार्ट ऑफ एशिया में आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, मतलब व्यापार कर सकते हैं। वो व्यापार के उस समय जब ये आए 1600 में जब ये आए तो वो एज ए व्यापार करने के लिए आए थे, ना कि यहाँ पे टेरिटोरियल पावर, ना कि ये शासन करने आए थे। तो उस वक्त इनके माइंड में ये नहीं था, वो जो है सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन ये तो कहने की बात हुई, बाकी तो ये तो सब जानते हैं कि ये वो आए किस लिए थे, बस वो तो कहने की बात होती है। तो आइए आगे देखते हैं कि चार्टर ऑफ 1668। अब ये चार्टर ऑफ 1668 क्या कहता है, तो ये कहता है कि इन 1669 चार्ल्स सेकंड ट्रांसफर द आइसलैंड ऑफ बॉम्बे। अब देखिए यहाँ पे
कह रहे कि 1669 में चार्ल्स सेकंड जो है वो बॉम्बे की आइसलैंड को ट्रांसफर कर दिया। अब आगे इसमें देखिए तो समझ में आएगा। विच ही गॉट मतलब चार्ल्स सेकंड विच ही गॉट एज ए डॉरी फ्रॉम पुर्तगाल टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये देखिए कितनी चालाक थे ये लोग, मतलब जितने भी थे सब चालाक थे जो अपने भारत में शासन किए थे, चाहे वो अंग्रेज हो, पुर्तगाल हो, डेनिश हो या फ्रेंच हो, जितने भी थे सब चालाक थे। तो यहाँ पे मसला ये क्या था कि उस वक्त जो है पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो है अपने अंग्रेज जो है दोनों वो इंडिया में शासन कर रहे थे अपनी अपनी जगह पे। तो पूरे इंडिया पे नहीं तो कुछ कुछ टेरिटोरियल पावर थी उनकी। तो इनका ये क्या था कि जो पुर्तगाल के एक जो प्रिंसेस थे उनका नाम जो है ई कैथरीना थी। पुर्तगाल के एक प्रिंसेस का नाम ई कैथरीना था और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रिंस इनका जो है चार्ल्स सेकंड नाम था। तो ये जो चार्ल्स सेकंड है वो ई कैथरीना से शादी कर लिए। तब शादी करने के बाद तो पुर्तगाल के पास उस वक्त बॉम्बे का जो टेरिटोरियल हिस्सा था जितना भी आइसलैंड था बॉम्बे का, तो उस वक्त जो है पुर्तगाल के पास था। लेकिन जब चार्ल्स सेकंड ने ई कैथरीना से शादी किया तो पुर्तगाल जो है चार्ल्स सेकंड को एज ए डॉरी उसने जो है बॉम्बे चार्ल्स सेकंड को गिफ्ट कर दिया एज ए डॉरी। अब देखिए यहाँ पे लोग मतलब कुछ और सामान पैसा वैसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे भैया पुर्तगाल जो है डॉरी ही एज ए डॉरी जो है उसने चार्ल्स सेकंड को गिफ्ट कर दिया। क्या गिफ्ट किया? बॉम्बे किया। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पुर्तगाल ने जो है अंग्रेज को क्या चीज गिफ्ट किया, तो मतलब कौन सी सिटी को गिफ्ट किया। तो आप वहां पे जो है बॉम्बे का आइसलैंड मतलब आइसलैंड ऑफ बॉम्बे या बॉम्बे आंसर दे सकते हैं। तो जब उन्होंने गिफ्ट कर दिया तो वही कह रहा है कि 1669 में चार्ल्स ने आइसलैंड ऑफ बॉम्बे को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। पुर्तगाल के पास था बॉम्बे का आइसलैंड। फिर उसके बाद जब चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाल के जो है प्रिंसेस ई कैथरीना से शादी किया तो वहां पे पुर्तगाल जो है बॉम्बे का आइसलैंड चार्ल्स सेकंड को दे दिया एज ए डॉरी कि आप इससे लीजिए। कितना अच्छा है लोगों का, मतलब यहाँ पे 8 लाख 10 लाख भाई, वहां पे चार्ल्स सेकंड को एज ए डॉरी पूरा जो है सिटी बॉम्बे, आप उस वक्त बहुत बड़ा होगा बॉम्बे आइसलैंड, अब तो काफी चीजें बढ़ गया है, तो बॉम्बे का आइसलैंड पूरा जो है चार्ल्स सेकंड को दे दिया। तो वहीं पे 10 द चार्टर ऑफ, ये जो है चार्टर ऑफ 1668 इसी में जो है 1669 में चार्ल्स सेकंड ने जो है वो जो बॉम्बे का आइसलैंड एज ए डॉरी पाया था वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तब अब यही से शुरू होता है। 10 द चार्टर ऑफ 1668 वाज स्टेप व्हिच फर्दर असिस्टेड द ट्रांजिशन ऑफ ट्रेडिंग बॉडी इनटू ए टेरिटोरियल पावर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ट्रेडिंग बॉडी एज ए ट्रेडिंग बॉडी मतलब व्यापार करने का जो काम था, अब जब वो आइसलैंड बॉम्बे का आइसलैंड पा गया मतलब उनका एक कब्जा हो गया बॉम्बे के ऊपर, तो वो एज ए टेरिटोरियल पावर मतलब क्षेत्रीय शक्ति के रूप में निकल के निकले। तो इसमें इस चार्टर में यही था जो है मेन। एक तो यहाँ पे था कि चार्टर ऑफ 1668 आइसलैंड का बॉम्बे का आइसलैंड कब ट्रांसफर हुआ जो है 1669 में, और किसने ट्रांसफर किया ईस्ट इंडिया कंपनी को? चार्ल्स सेकंड ने। ये देखिए चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे का आइसलैंड 1669 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किया और एज ए डॉरी वो पुर्तगाल से पाया था। ठीक है, फिर उसके बाद यही था इसका जो है मेन मकसद। और इसका जो एक मेन पॉइंट और ये जो ट्रेडिंग बॉडी थी वो एज ए टेरिटोरियल पावर बन गई। जब वो बॉम्बे को पा गए तो एज ए टेरिटोरियल पावर हो गए। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जो आ जाता है हमारे मेन इंपॉर्टेंट एक्ट जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत ही एक मेन इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप इसको लीव नहीं कर सकते। ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तो इस एक्ट में क्या है बेसिकली, आइए देखते हैं हम लोग। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग मतलब विनियमन, तो नियमों का लेखा जोखा होता है जो है ये एक्ट बेसिकली हमारा जो है अधिनियम होता है एक कानून की तरह। मतलब ये एक एक्ट आया रेगुलेट करने के लिए 1773 में, एक एक्ट आया जो नियमों का लेखा जोखा है। तो उस एक्ट के तहत ये एक्ट जो है 1773 में आया। अब देखिए इसमें क्या है कि लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? वाज देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। उस वक्त के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कौन प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का? एक क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आपको क्या टिक करना है? लॉर्ड नॉर्थ। इसको याद करिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में लॉर्ड नॉर्थ जो है प्राइम मिनिस्टर के ब्रिटेन थे। अब यहाँ पे क्या कहता है कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज नॉमिनेटेड, यहाँ पे देखिए वाज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ फॉर ऑल 3 प्रेसिडेंसीज कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। यहाँ पे कह रहा है कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था। अब इसके पहले जो हिस्ट्री है, इसका हिस्ट्री वो बंगाल में गवर्नर जनरल या गवर्नर कैसे बने, तो इसका हिस्ट्री हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में देखेंगे कि क्या क्या हुआ था जो है वहां पे, कैसे वो बंगाल में गवर्नर बन गए, कैसे नहीं बन गए। अभी हमको बस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की पर्पज से जानना है बस, और बाकी इसका हिस्ट्री हम जब नेक्स्ट वीडियो अपना हिस्ट्री में ले आएंगे
जब हिस्ट्री पढ़ेंगे इसका अंग्रेजों का जो है, तब वहां पे देखेंगे कि वो गवर्नर में किस तरह से क्या हुआ था कि वो जो है अंग्रेजों को बंगाल का गवर्नर बनना पड़ा, कौन सा जो है वार हुआ था, कैसा हुआ था, हम वहां पे हिस्ट्री में देखें। अभी बस हमको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से देखना है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज नॉमिनेटेड एज, जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर था, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का जो गवर्नर था, यहाँ पे देखिए बंगाल का जो गवर्नर था, द गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर था वाज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल। एक तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल कब बना। अब देखिए अभी कौन बना, कैसे बना, ये मत देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना, तो आप क्या कहेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया। कहाँ का बना, फॉर ऑल थ्री प्रेसिडेंसीज, फॉर ऑल थ्री प्रेसिडेंसीज, मतलब तीन प्रेसिडेंसीज, कौन कौन से थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। पहले वो एक का था, बंगाल का गवर्नर एक जगह का गवर्नर था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बंगाल का गवर्नर नॉमिनेट हुआ गवर्नर जनरल फॉर ऑल सच थ्री प्रेसिडेंसीज, कलकत्ता जो अभी कोलकाता हो गया है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, गवर्नर जनरल कहाँ का बना, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों जो है सिटी के नाम आप याद रखिए, तीनों सिटी के गवर्नर जनरल कौन बना। अब यहाँ पे देखिए कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है और सभी एग्जाम में पूछता है, एयू हो, बीएचयू हो, एलयू हो, डीयू हो, सभी के सभी एग्जाम में पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में एकदम रट लीजिए। Who was the first governor general of Bengal? Warren Hastings was the first governor general of Bengal. Who was the first governor general of Bengal? Warren Hastings. Who was the first governor general of Bengal under Regulating Act of 1773? Warren Hastings was the first governor general of Bengal. और गवर्नर ऑफ बंगाल कब गवर्नर जनरल बना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल बना। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। कौन था, याद कर लीजिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ से देखिए ऊपर से तीन क्वेश्चन आ रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब पास हुआ तो उस वक्त जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। व्हेन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास्ड, फिर उसके बाद कह रहा है कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कब बना, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बना। दो क्वेश्चन हो गया। अब गवर्नर जनरल कितने प्रेसिडेंसीज के बने, अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता के जो है गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने 1773। फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, अब कभी कभी ये ईयर के साथ पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन था, वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैं बार बार याद करा रहा हूँ आपको क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर बार आता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखिए आगे है कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1774। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश्ड हुआ, कब हुआ, 1774 में। अब यहाँ पे देखिए सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। वो जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, सर एलिजा एम्पे। यहाँ पे देखिए सर एलिजा एम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड अदर थ्री जजेस, मतलब टोटल 4 जजेस थे। और सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला सुप्रीम कोर्ट जो ब्रिटिशर का था कब स्टैब्लिश्ड हुआ, 1774 में। कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में हुआ। सुप्रीम कोर्ट वाज स्टैब्लिश्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किस जगह पे सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुआ, तो आप क्या लगाएंगे, कलकत्ता। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिश्ड हुआ इन 1774। सर एलिजा एम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस एंड अदर थ्री जजेस कौन कौन से थे, यहाँ पे देखिए चैम्बर्स हैं, सॉरी अदर थ्री जजेस कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स है, लिविंस्टर हैं और हेडे हैं। कौन कौन से हैं अदर थ्री जजेस, चैम्बर्स, लिविंस्टर्स और हेडे। फिर उसके बाद कह रहा कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना हुई जिसके चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे थे और 3 और जजेस थे। कौन थे, चैम्बर्स थे, लिविंस्टर थे और हेडे थे। इसको आप नाम याद रखिए, नाम भी पूछ सकता है। और आगे कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल वाज empowered to make rules and regulation and ordinances
विद द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो वहां के गवर्नर जनरल थे उनके पास ये पावर था कि वो सुप्रीम कोर्ट के कंसल्ट से वो रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑर्डिनेंसेस को बना सकते थे। सिर्फ गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के पास बस कंसेंट देने का पावर था, कंसेंट करने का पावर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर नहीं था। बाकी पूरा पावर तो गवर्नर जनरल के पास था। और गवर्नर जनरल कौन थे उस वक्त के? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अब देखिए आगे एक्ट जो हमारा है वो पिट्स इंडिया एक्ट है। ये जो पिट्स है ये बेसिकली जो है उस वक्त के ब्रिटेन का नाम, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम था। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट द यंगर, विलियम पिट द यंगर उस वक्त के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। 1784 में आया। तो इसमें बेसिकली ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए 6 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर टू लुक आफ्टर पॉलिटिकल मैटर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे इनका खेला जो है शुरू हो गया है, अंग्रेजों का खेला यहाँ से शुरू हो गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है ब्रिटिशर ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया, जो कि इसलिए बनाया कि इंडिया में जो पॉलिटिकल मैटर होते हैं, जो है इंडिया में जो पॉलिटिकल मैटर होते हैं उनको देखने। ये देखिए अब हमारा है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793। भाई चार्टर क्या है? चार्टर हमारा जो है एक घोषणा पत्र है 1793 का, एक अधिनियम जो है 1793 के अधिनियम का जो है देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या है कि कोर्ट्स वेयर गिवन द पावर टू इंटरप्रेट रूल्स एंड रेगुलेशन। पहले वहां पे क्या था? वहां पे ये था कि कोर्ट्स के पास इतना पावर नहीं था कि वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को इंटरप्रेट कर सके। वहां पे गवर्नर जनरल के पास ही पावर था। किसमें था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में वहां पे जो है सिर्फ जो गवर्नर जनरल चाहे वही कानून बना सकती है, सिर्फ कंसेंट से, कोर्ट के सिर्फ कंसेंट से। लेकिन कोर्ट उसमें इंटरप्रेट नहीं कर सकती है कि आपका ये कानून गलत है, ऐसा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट को थोड़ा बहुत पावर मिलने लगा कि आप इंटरप्रेट कर सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में। अब यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी गॉट मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ अनदर 20 ईयर। मोनोपोली का मतलब होता है कि एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ ट्रेड व्यापार का एकाधिकार। यहाँ पे मोनोपोली ऑफ ट्रेड मतलब व्यापार का एकाधिकार। जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ब्रिटेन से फिर से जो है 20 साल के लिए व्यापार का एकाधिकार पा लिया गया। उनको मतलब मिलता था वहां पे ब्रिटेन से, वो उनको बार बार जो है 15 साल 10 साल 20 साल जो ऐसा होता था उनको एक अधिकार मिलता था कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस चार्टर के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से वो पुनः जो है व्यापार का एकाधिकार पा लिया 20 साल के लिए, कि अगले 20 साल के लिए आप जो है भारत में, आप इंडिया में फिर से जो है पुनः ट्रेड कर सकते हैं, पुनः व्यापार कर सकते हैं। अब देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या कहता है कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, ये 1793 फिर 1813, मतलब 20 साल का लगभग गैप है। वहां पे 1773, फिर उसके बाद 1793, फिर 1813, लगभग 20 ईयर्स का गैप चल रहा है। तो इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब इतने समय पे फिर से उनको जो है कंसेंट लेना पड़ता था वहां से, मतलब ग्रांट करवाना पड़ता था ब्रिटिशर से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ग्रांट करवाना पड़ता था कि आप हमें फिर से पुनः ट्रेड करने के लिए जो है मोनोपोली एकाधिकार दें। तो वही कहता है इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कह रहा है कि ट्रेड मोनोपोली मतलब जो व्यापार का एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो व्यापार का अधिकार था वो अब जो है चार्टर एक्ट 1813 के तहत वो धीरे धीरे एंड होने लगा। तो पावर ऑफ 3 काउंसिल, जो 3 काउंसिल थे जहां पे गवर्नर जनरल जब बने तो उनके पास, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के पहले गवर्नर थे, फिर वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत जो है बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना। कहाँ का बना? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। कौन बना? वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बना। तो वही तो कह रहा है कि पावर ऑफ 3 काउंसिल मद्रास, बॉम्बे और जो कलकत्ता का था वो इनलार्ज हो गया। मतलब अब वो धीरे धीरे उनका जो पावर था, उनका जो शक्ति था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता से अब धीरे धीरे छोटी छोटी और जगहों पे जाने लगी। अभी वो देखिए धीरे धीरे वो अपने पूरे देश में कब्जा कर लेंगे। अब इनका जो है इधर उधर शासन करना शुरू हो गया, वो धीरे धीरे यहाँ से बढ़ने लगे। दे वेयर आल्सो सब्जेक्ट टू ग्रेटर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये जो मद्रास और बॉम्बे और कलकत्ता का था जो, अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से सब्जेक्ट होने लगे, डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रूल होने लगे। अभी तक वो गवर्नर जनरल जो था वो था, लेकिन अब वो जो है डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से रूल होने लगे। द क्रिश्चियन, यहाँ पे जो कहे द क्रिश्चियन वे आर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन। अब यहाँ पे जो है इनको क्रिश्चियन जो है, ये तो पूरे क्रिश्चियन ही थे, तो जितने भी अंग्रेज थे सब क्रिश्चियन थे, तो इनको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अलाउ कर दिया कि आप इंडिया में अपना रिलीजन का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों को बुलाइए और अपने रिलीजन में कन्वर्ट करवाइए। तो इनका यहाँ से पूरा लेखा जोखा शुरू हो गया है कि अब कैसे यहाँ पे धीरे धीरे हमको इंडिया में शासन करना है। तो अब आइए हम आगे देखते हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। एक पहला हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद इसमें 1857 पहले जो एक्ट आया वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कह रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गलत है, इसको आप बना दिए, वो बना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे 1 मिनट, तो वही है कि गवर्नर जनरल इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, इसको पहले काट देते हैं। तो कह रहा है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कहता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स, यहाँ पे ये देखिए, इसको आप देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। तो पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल कब बना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो अब क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब उनका देखिए यहाँ पे धीरे धीरे, मैंने बताया ना, यहाँ पे वो धीरे धीरे अपने आप को बड़ा करते गए, यहाँ पे मद्रास बॉम्बे कलकत्ता वो धीरे धीरे अब लार्ज होते गए। लेकिन अब यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में वो सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं रहे, अब वो अपने आप को कहने लगे हैं कि हम भारत के गवर्नर जनरल हैं। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बेसिकली ये रॉन्ग है, इसको गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए था। तो वो छोटा सा मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में। तो अब इसमें है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वहां पे क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। और यहाँ पे क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था वो भी आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर दिस एक्ट, विच एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दिस एक्ट सेंट्रलाइज ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए, सेंट्रलाइज ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब केंद्रीकृत अंग्रेजों का शासन जो है वो हिंदुस्तान में, अपने भारत में शुरू होने लगा। केंद्रीकृत अंग्रेजों का शासन जो है अपने भारत में शुरू होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना जो है चाय का व्यापार, चाइना का व्यापार खो गया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स टी ट्रेड एंड चाइना ट्रेड इन विच एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो जितना जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लाया है, बहुत, बाकी तो चार्टर जितना है वो बहुत बड़ा है, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको बस लॉ की एंट्रेंस निकालना है, उसी के पर्पज से मैंने लाया है। तो एंड इंडियन सिविल सर्विस वाज फाउंडेड, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन सिविल सर्विस कब फाउंडेड हुआ, तो 1833। कब, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो बेसिकली इस चार्टर में तो यही है इतना। और जो मेन इस चार्टर में है वो क्या है, मेन यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमको बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आइए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे उसी का आगे है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का आगे है कि दिस एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन फॉर कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। तो मतलब ये एक्ट जो है एक खुद आल्सो, मतलब ये एक्ट भी एक जो है प्रोवाइड करता है कि लॉ कमीशन कंसोलिडेशन मतलब एकत्रीकरण एंड कोडिफिकेशन संहिताकरण, मतलब जो जितने लॉज थे उनको बनाना, ये एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि आप जितने लॉज हैं उनको इस एक्ट के तहत बनाया जाए। तो इस एक्ट के तहत लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन हुआ, इस एक्ट के तहत फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना हुई। तो यहीं पे कहता है कि इन 1835, ये डेट याद रख लीजिए, लॉर्ड मैकॉले वाज अपॉइंट किए गए, क्या किए गए, चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, लॉर्ड मैकॉले वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, लॉर्ड मैकॉले। फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, वो लॉर्ड मैकॉले थे। और सर जेम्स स्टीफन वाज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर इन प्लेस ऑफ लॉर्ड मैकॉले। जब लॉर्ड मैकॉले फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन बन गए तो सर जेम्स स्टीफन उन्हीं की जगह पे लॉ मेंबर बन गए। तो यही, ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन का जो हमारा जो है कोडिफिकेशन और कंसोलिडेशन हुआ था, तो इसी का आउटकम हमारा जो है क्रिमिनल लॉज मिला, जहाँ पे हमको लगभग आईपीसी मिले, सीआरपीसी मिले, तो इन्हीं का आउटकम था। और इसीलिए लॉर्ड मैकॉले जो है वहां पे जाने, अभी जब हम आपको वो लॉस पढ़ाएंगे तो वहां पे लेकर आएंगे जो है इसके बारे में। तो और आगे है कि स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इलीगल थ्रू दिस चार्टर एक्ट। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इन इन विच चार्टर स्लेवरी सिस्टम जो है इलीगल जो है डिक्लेयर्ड किया गया, किस चार्टर में जो है स्लेवरी सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर किया गया, तो वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। किस चार्टर के तहत स्लेवरी सिस्टम डिक्लेयर किया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपको ये जो है याद करना पड़ेगा किस चार्टर के तहत स्लेवरी सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर किया गया। स्लेवरी सिस्टम जो गुलामी का शासन था वो जो है, जो गुलामी का शासन था वो जो है इलीगल हो गया, किस चार्टर के तहत जो है 1833 के तहत। एंड एक्ट
एंड अबॉलिश इन 1843, और 1843 को स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। अब ये किसने किया, कब किया, कैसे किया, ये हम हिस्ट्री में जानेंगे। तो और ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब ये देखिए, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857 के पहले जो है, 1857 के पहले जितने प्रशासनिक और विधायी शासन थे अंग्रेजों के, उनका ये जो है लास्ट चार्टर है। So this was the last charter of 1853। दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट, ये जो है हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है। तो वही कह रहा है कि इट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ये गवर्नर जनरल काउंसिल में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर देता है कि अ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। अब यहाँ पे जो है फिर से पुनः एक बंगाल का जो सेपरेट गवर्नर फिर से पुनः अपॉइंट हो गया, किसके तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। लेकिन वहां पे क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये था कि जो बंगाल का गवर्नर था वो उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, और कौन बना, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। लेकिन चार्टर एक्ट के तहत फिर से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो उसको हटाकर बंगाल का एक सेपरेट गवर्नर बना दिया गया। मतलब इनका धीरे 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 सब जगह पे कब्जा होना शुरू हो गया। अब ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब उनके जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर थे उनके लिए जो है अब एक जो है, आप जो है कह सकते हैं एक तरह के रिटन एग्जाम या एक तरह का कंपटीशन लेवल का एग्जाम होने लगा रिक्रूटमेंट के लिए। तो बेसिकली हमको इस चार्टर में इतना ही जानना था, और बाकी इतना कुछ है नहीं। बाकी जो मेन इसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर है और एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना जितना पॉइंट लिखा हुआ है उसे याद कर लीजिए। और एक एक पॉइंट वहां पे क्या था, बंगाल का गवर्नर कब गवर्नर जनरल बना इसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में जो है जब वो आया तो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। फिर उसके बाद जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ, वहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने। तो हमको इतना बस बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट ही दिया है, हमको यही सब याद करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वैसे देखा जाए ये जो है वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर पूरा इसमें दोनों पार्ट पढ़ेंगे। हम अभी हमने पहला पार्ट पढ़ा टॉपिक का, क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। अंग्रेजों का जो प्रशासनिक और विधायी सुधार था 1857 के पहले, हमने उसे देख लिया। अब हम अगली वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857 में क्या हुआ। 1857 में बहुत ही बड़ी क्रांति हुई, बहुत ही बड़ी क्रांति हुई। इस भी एक मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा और बहुत ही मजा आने वाला है जब इसको वीडियो 1857 की क्रांति को मैं बताऊं। वो हमारे हिंदुस्तान का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है। तो 1857 का जो क्रांति हुआ उसके बाद से इनका जो ब्रिटिश का क्राउन था वो पूरे इंडिया पे कब्जा हो गया, वो पूरे इंडिया को रूल करने लगे ब्रिटिशर्स। तो वो कैसे हुआ और कब हुआ हम आपको हिस्ट्री में वो सब बताएंगे। तो अभी तो हमको बस प्रशासनिक और विधायी सुधार जो 1857 के बाद हुआ अंग्रेजों का, हमको नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा पार्ट 2B करके आएगा, हम उसमें देखेंगे। आप जो है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छा लगा और जो है यहाँ से नॉलेज, ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से नॉलेज मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को ना समझ में आए तो बार बार इसको रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो नेक्स्ट वीडियोज में मैं जरूर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद तब तक के लिए जो है आप सभी को धन्यवाद।